जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज का आपके इस सेशन में। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। बताइए कौन सा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ये बताना है आप सभी को। तो आप सभी को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हमारे ऑप्शन यहाँ पर है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान की बात करें तो कौन सा है, वो है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। बी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। आपको बताना है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है आयकर, संपत्ति कर, वस्तु और सेवा कर, मूल्य वर्धित कर। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो वो है दोस्तों वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसे हम जीएसटी कर भी बोल सकते। जीएसटी होता है दोस्तों जो ये अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आप सभी को। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। जो नीले रंग का कांच होता है वो किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड को, आयरन ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड को या गोल्ड क्लोराइड को। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें बताइए। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर प्राप्त किया जाता है नीले रंग का कांच। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। हमारे ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का परावर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। वह कौन सी घटना है जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी साबित होने वाला है दोस्तों, आपकी परीक्षाएं नजदीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि मानस बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। मानस बाघ अभ्यारण्य कहां पर है ये बताइए। ऑप्शन है राजस्थान में, असम में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो बताइए दोस्तों मानव बाघ अभ्यारण्य कहां पर है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा, बी, असम में है मानस बाघ अभ्यारण्य। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आप सभी को। क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 मई को, 5 जून को, 11 जुलाई को या 23 अगस्त को। तो बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। कौन सा, बी आपका राइट आंसर होगा इसमें, ध्यान में रखना। इसी कड़ी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आप सभी को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। हाल ही में वह कौन सा राज्य है जो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। हमारे ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। वह कौन सा राज्य है जो
हाल ही में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? डी राइट आंसर होगा। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी होगा दोस्तों, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। द्वितीय या दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1931 में, 1932 में, 1933 में या 1934 में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो हम जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलनों की संख्या कितनी थी, या 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों। तो उनमें से दूसरा कब हुआ था? वो हुआ था 1931 में। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। आपको बताना है कि कूली किसकी प्रसिद्ध कृति है? कूली किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है यशवंत सिंह की, वी.एस. नायपाल की, मुल्कराज आनंद की या आर.के. नारायण की। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? कूली किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो कूली है दोस्तों मुल्कराज आनंद की। इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि आपको यहाँ पर कि रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? ऑप्शन है भांगड़ा नागल बांध, रंजीत सागर बांध, रिहंद बांध या हीराकुंड बांध। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो रावी नदी पे कौन सा बांध है? तो वो है दोस्तों रंजीत सागर बांध। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान में रखना कौन सा बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताने कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्य सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान में रखना। और केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार को होता है राष्ट्रपति। ध्यान में रखना केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होगा, राज्य सरकार में राज्यपाल होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। क्वेश्चन है घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है यह बताना है आपको। बताइए किस नदी पे घड़ियाल प्रोजेक्ट? तो इसमें आपके ऑप्शन है यहाँ पर गंगा नदी पे, चंबल नदी पे, नर्मदा नदी पे या माही नदी पे। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, चंबल नदी पे घड़ियाल प्रोजेक्ट। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान में रखना चंबल नदी निकलती कहां पर है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से निकलती है ये, राजस्थान से होकर, फिर राजस्थान से होकर यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान से होकर यमुना नदी में मिल जाती है, यह भी ध्यान में रखना। चंबल नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो इसमें बांधों की बात करें चंबल नदी पे तो एक गांधी सागर बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध। ध्यान में रखना दोस्तों गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध इसके इंपॉर्टेंट बांध है, ये भी ध्यान में रखना। चलिए शिक्षा दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। क्वेश्चन है बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर 1963 को, 1970 को, 1972 को या 1980 को। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो बताइए बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 1972 को। सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना यदि ऑप्शन में आपको 1972 नहीं दिया हो
तो 1972 में ना दिया हो तो इसमें फिर राइट आंसर होगा 1973। ये भी ध्यान में रखना, यानी दोनों ऑप्शन में हो तो इसमें राइट कौन सा होगा, 1972 में होगा। ध्यान में रखना, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आप सभी को। क्वेश्चन है, लोकपाल के पद की अवधि कितनी रखी गई? लोकपाल के पद की अवधि कितनी रखी गई है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो राइट आंसर बताइए, लोकपाल के पद की अवधि कितनी रखी गई? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, 5 वर्ष रखी गई है लोकपाल की पद की अवधि। 5 वर्ष और 65 वर्ष का कार्यकाल। ध्यान में रखना, या तो 5 वर्ष होगा या 65 वर्ष। या तो वो 5 वर्ष अपने पूर्ण कर चुका होगा या उसकी उम्र 65 साल हो चुकी होगी, तो वह अपने पद से हट सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल है? 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। अनुसूचियों की बात करें दोस्तों, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। यह भी ध्यान में रखना। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो वह पहले संविधान संशोधन द्वारा कब 1951 में जोड़ी गई थी। और किसने जोड़ी? तो किसने जोड़ने की बात है तो संविधान सभा ने जोड़ी थी। संशोधन किसने किया था? पहला संविधान सभा ने किया था, क्योंकि भारत में पहले चुनाव 1952 में हुए थे। उसके बाद संसद का निर्माण हुआ था। उससे पहले संविधान सभा ही भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती थी। तो 1951 में संविधान सभा के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची, और इसके साथ बात करें तो फिर है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल है? तो 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 18 विषय शामिल है। कितने? 18। ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची की बात करें, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है पहले ये बताइए आप। तो ये नगरीय स्वशासन से, नगरीय स्वशासन से संबंधित है 12वीं अनुसूची। यह भी ध्यान में रखना। इसी के साथ बात करें दोस्तों 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वो है ग्राम पंचायत से। और उसमें कितने विषय है? तो वो है उसमें 29 विषय। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भुवनेश्वर में, कोणार्क में, केरल में या तमिलनाडु में। बताइए लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो भुवनेश्वर। ऑप्शन ए राइट होगा। भुवनेश्वर कहां पर है? उड़ीसा में। भुवनेश्वर कहां पर है? उड़ीसा में। कोणार्क में कौन सा मंदिर है? कोणार्क में सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहां पर है? उड़ीसा में है। यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको बताना है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता है। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ग्रामम, श्रेणी, नगरम या सभा। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप कौन सा होगा। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, नगरम कहा जाता था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चला अगला क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन है विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 में कब मनाया गया? विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 में कब मनाया गया? ऑप्शन है 18 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। तो राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 20 अक्टूबर को मनाया गया था। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, इसका उत्तर देना है आप सभी को। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह है, तो कौन सा भाषाई समूह है भारत में सबसे बड़ा?
भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? ऑप्शन है द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारत यूरोपीय या आस्त्रिक। कौन सा राइट होगा? तो बताइए भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो वो है भारत यूरोपीय। भारतोपीय भी बोल सकते इसे, ये भी ध्यान रखना, भारतोपीय या भारत यूरोपीय, दोनों राइट हो गए इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि अम्लीय विलयन के पीएच का मान होता है, तो कितना होता है अम्लीय विलयन का पीएच? ऑप्शन है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 10। तो बताइए अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। कितना होता है? 7 से कम। 7 से अधिक, यदि विलयन का मान 7 से अधिक हो जाए तो वो हो जाता है क्षारीय, क्षारीय हो जाता है। ये भी ध्यान में रखना, यदि पीएच मान 7 हो तो वो होता है दोस्तों न्यूट्रल या उदासीन, उदासीन, ये भी ध्यान में रखना। 10 7 से अधिक है तो ये क्षारीय मान होगा, 10 7 से अधिक है ये क्षारीय मान होगा, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? वह कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन है काशी जनजाति, मुंडा जनजाति, भील जनजाति या थारू जनजाति। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? दिवाली को शोक के रूप में मनाई जाती है, कौन मनाती है? तो वो है थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, डी राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी थी? ऑप्शन है 2.1, 2.2, 2.4 या 2.3। तो भारत की कुल प्रजनन दर कितनी थी? तो वो है 2.1, इसमें राइट आंसर होगा ए राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताने कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इससे इजी क्वेश्चन इस पीडीएफ में नहीं आया होगा दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को आता होगा कि भारत का नेपोलियन कौन हो। तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, मैं आपको इसका उत्तर नहीं बताऊंगा अभी, आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है कि भारत का नेपोलियन कौन हो। क्वेश्चन है विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि किसके समय मिली? विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि किसके समय मिली थी? ऑप्शन है कैनिंग के समय, लिटन के समय, रिपन के समय या कर्जन के समय। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि किसके समय मिली? वो थी लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड लिटन के समय मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? ऑप्शन है जानवरों का शिकार करना, फसल उगाना, एक लिपि सीखना या आग तैयार करना। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो वो थी आदि मानव का पहला आविष्कार कौन सा था या क्या सीखा था? तो इसमें राइट आंसर होगा आग तैयार करना, इसमें आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बताने कि भारत के किस गणितज्ञ द्वारा शून्य की खोज की गई? भारत के किस गणितज्ञ के द्वारा शून्य की खोज की गई? ऑप्शन है वराहमिहिर के द्वारा, भास्कराचार्य के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा या रामानुज के द्वारा। तो बताइए शून्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, तो किसको होती है सबसे अधिक हानि? मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसको होती है? ऑप्शन है देनदार को, लेनदार को, व्यापारी वर्ग को या उपयुक्त में से या उपयुक्त सभी को। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसे होती है?
तो सबसे अधिक हानि किसी होगी, वो होगी देनदार को होगी दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है, ये बताइए आप। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर नागालैंड से, राजस्थान से, झारखंड से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं ओराम जनजाति किससे संबंधित है, वो है झारखंड से। सी राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इसी के साथ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? वो थे बाल गंगाधर तिलक। बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेखा या विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? वो है रेड क्लिफ रेखा। ए राइट आंसर होगा। इसका उत्तर भी आप सभी को आता होगा। क्वेश्चन है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रिबर्ग फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, या अमर्त्य सेन। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो चिकित्सा में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो वह भारतीय कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसमें सी राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संसद के बजट संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? भारतीय संसद के बजट संबंधित अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? ऑप्शन है आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 114, या आर्टिकल 115। कौन से अनुच्छेद में है? तो बजट संबंधित अधिकार है 112 में। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हमारे यहां पर क्वेश्चन है, इसको उत्तर देना है आप सभी को। क्वेश्चन है राज्यसभा का चेयरमैन इसके अलावा किस और पद पर आसीन होता है? राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है दोस्तों, वो उसके अलावा और कौन से पद पर आसीन होता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के, विपक्ष के नेता में, मुख्य न्यायाधीश के में, या योजना आयोग के प्रमुख में। तो हम सभी जानते हैं राज्यसभा का चेयरमैन या राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। तो ध्यान में रखना, ए राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय, या नागालैंड। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मणिपुर। बी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान व चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया, या ब्रिटेन या फ्रांस। तो कौन सा राइट आंसर होगा? पाल्क स्ट्रेट से कौन से देश जुड़े हैं? तो वो है भारत और श्रीलंका। इसमें बी राइट आंसर होगा आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन है कोरबा उत्तर प्रदेश में, रामगुंडम तमिलनाडु में, तलचेर आंध्र प्रदेश में, या कावास गुजरात में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है आपको।
तो डी राइट आंसर होगा, कावास गुजरात में डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कूली किसकी प्रसिद्धि रहती है? ये क्वेश्चन अभी पहले भी रिपीट हो चुका है, दोबारा आ चुका। तो कूली के मुल्क राज आनंद की सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कोयम्बटूर को, बेंगलुरु को, तिरुवनंतपुरम को या मदुरै को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो है दोस्तों कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ए राइट होगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कल करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, या परसों की क्लास में आया था उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो वो है कानपुर। केवल भारत का मैनचेस्टर पूछे, भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, ये भी ध्यान में रखना। उत्तर भारत का कानपुर और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। मानस बाघ अभ्यारण्य वो है असम में, बी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कमेंट सेशन में कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे इस सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी है, 20 फरवरी से आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली है। तो आप सभी को अभी से गुरुकुल क्लासेस की तरफ से ऑल द बेस्ट। इसी के साथ दोस्तों हम यहीं पर आपसे अलविदा लेते हैं। अलविदा लेने से पहले दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।